नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। केरल के वायनाड में भूस्खलन से भारी तबाही, 122 लोगों की मौत। सेना की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, कई राज्यों ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। केरल में 2 दिन का राजकीय शोक, सभी सार्वजनिक समारोह स्थगित। आज राज्यसभा में बजट पर बहस का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वहीं लोकसभा में रेलवे के अनुदान मांगों पर जारी रहेगी चर्चा। दिल्ली कोचिंग हादसे पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिका में हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग। रात दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे यूपीएससी के छात्र अपने साथियों की मौत का मांग रहे हैं इंसाफ। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड के कई जिलों में भी भारी वर्षा की चेतावनी। देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में आज स्कूल बंद। गोलान हाइट्स में 12 बच्चों की मौत का इजराइल ने लिया बदला। बेरूत हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फुआद शुक्र को मारने का दावा, 3 नागरिकों की भी मौत। तीसरे T20 में श्रीलंका को सुपर ओवर में हराकर भारत ने 3-0 से सीरीज पर किया कब्जा। सुपर ओवर में केवल 2 रन देने वाले वॉशिंगटन सुंदर बने प्लेयर ऑफ द मैच। पेरिस ओलंपिक में आज निशानेबाजी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा की कोशिश क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने की, तो वहीं बैडमिंटन में सिंधु और लक्ष्य सेन पर होंगी नजरें। तो आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि केरल के वायनाड भूस्खलन में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस आपदा में अब तक 122 लोगों के मरने की खबर आई है। इसमें से 116 लोगों का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। उधर सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और आपदा मोचन बल की ओर से लगातार राहत और बचाव कार्य जारी हैं। हालांकि राहत कार्यों में जुटी टीमों को बारिश के कारण कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वायनाड में भूस्खलन के बाद बचाव कार्यों के समन्वय और पहाड़ी जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के मद्देनजर आगे के कदमों पर चर्चा के लिए देर रात एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और पुलिस विभाग समेत तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ इस बैठक में मुख्यमंत्री ने बचाव कार्यों की समीक्षा की और केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय, आपदा प्रक्रिया बलों की तैनाती और राहत शिविरों में स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों की और सुविधाओं की समीक्षा की। और इस बीच केरल के वायनाड समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हालात को देखते हुए वायनाड, मलप्पुरम, कोझिकोड, कासरगोड सहित कई जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगढ़ में अत्यधिक भारी वर्षा जारी रहेगी, जबकि पलक्कड़, त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, आलपुझा, पथानमथिट्टा में भारी और बहुत भारी वर्षा हो सकती है। वहीं कोल्लम और तिरुवनंतपुरम में भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। केरल के कई एक इलाकों में इस समय 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हाई वेव को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो वायनाड में भूस्खलन के कारण चारों ओर सिर्फ बर्बादी और तबाही नजर आ रही है। देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस इलाके को दोबारा बसने में काफी वक्त लग जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने त्रासदी में मरने वालों के शोक में राज्य में 2 दिन का शोक घोषित किया है। इसके तहत सार्वजनिक कार्यक्रम और समारोह स्थगित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने शोक अवधि के दौरान राष्ट्रीय ध्वज भी
आधा चुकाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा कई संस्थाएं और राज्य की सरकारों ने वायनाड की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। केरल बैंक ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष CMGRF में 50 लाख रुपए का योगदान दिया है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2 करोड़ रुपए देने का वादा किया है और तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने 5 करोड़ रुपए की सहायता देने का वादा किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए मौजूद, हर समय वहां पर मौजूद है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि संसद में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा पूरी हो जाएगी और इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी। वहीं लोकसभा में आज रेलवे के अनुदान मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। इसके अलावा भारतीय वायुयान विधेयक पेश किया जाएगा। इससे पहले कल लोकसभा में वित्त मंत्री ने विपक्ष की ओर से बजट पर उठाए गए तमाम सवालों के जवाब दिए। महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, संसदीय मर्यादा और हलवा सेरेमनी जैसे मसलों पर भी वो खुलकर बोली। देखिए ये खास रिपोर्ट। आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के आरोपों के जवाब भी दिए। तो वहीं अग्निवीर, संसदीय मर्यादा और देश के उद्यमियों को बदनाम करने के मुद्दे पर विपक्ष पर हमलावर भी नजर आईं। हलवा सेरेमनी में शामिल अफसरों में कितने SC, ST, OBC के हैं, इससे संबंधित नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर वित्त मंत्री ने दुख जताते हुए कहा कि कर्तव्य निभाने वाले अफसरों को नीचा दिखाना सही नहीं है। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर से ये पूछा नहीं गया, आप नीचे जा रहे हो बंटवारा करने के लिए, हलवा बंटवारे करने के लिए, आपके साथ कितने SC हैं, कितने ST है, कितने OBC है, वो पूछा नहीं है। उस समय के ऑफिसर्स लोग के स्टैटिस्टिक्स गणना नहीं हुआ, मगर अभी पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ इस देश में लोगों को बंटवारे करने में कुछ षड्यंत्र के साथ इस प्रश्न पूछा जा रहा है। सर, इट्स अ शेम। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्यमी भारत का निर्माण कर रहे हैं, फिर भी धन सृजन करने वालों के खिलाफ साजिश की जा रही है। ऐसी छवि बनाई जा रही है कि भारतीय संस्थानों में विदेशी निवेश सुरक्षित नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी को मिलकर इस साजिश से लड़ना होगा। साथ ही उन्होंने अग्निवीर के बारे में फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर भी विपक्ष पर प्रहार किए। As a part of a conspiracy, sir, this strength of the army is being challenged. Whatever is happening today regarding Agniveer is a part of this conspiracy. I'm afraid to say this. Negativity is being spread in society towards all those who do business. And this hatred for business and wealth creators is spilling everywhere. There is a conspiracy to send a message to the entire world that India is not safe for investors, sir. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले कुछ सालों में स्वरोजगार के लिहाज से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हम इस बजट में यूथ के लिए 5 ऐसी स्कीम का युवा पैकेज लाए हैं जिसमें स्किल ट्रेनिंग और रोजगार सब हैं। वित्त मंत्री ने यूपीए के 10 साल में रोजगार का आंकड़ा गिनाते हुए कहा कि गलत प्रचार बंद। वित्त मंत्री ने यूपीए के 10 साल में रोजगार का आंकड़ा गिनाते हुए कहा कि गलत प्रचार करना बंद करें, डेटा आपके खिलाफ है। SBI research report which was released in July 2024 said India created 12.5 crore jobs between 2014 and 23 compared to only 2.9 crore during the UPA 10 साल। 2.9 करोड़ यूपीए के 10 साल में, मगर अभी 12.5 करोड़ हमारी 10 साल में। सर, सो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बार बार गलत फहमियां प्रचार करना ये छोड़ दें, क्योंकि डेटा उसके खिलाफ है। महंगाई को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के समय यूपीए सरकार के नाम रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड हैं। इनकी महंगाई के रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आई, महंगाई लाई, ये इनका रिकॉर्ड है। India's inflation between 2020-2023 is much lower than the global average. Prime Minister Modi, in spite of COVID, planned the economy in such a way that our inflation did not affect so badly. I want to just give you the list of the records, sir. NDA के समय 99 to 2004 तक 3.8, UPA 1 में 6%, UPA 2 में 10.2%,
So UPA 1 and 2 put together 8.1%. अभी हम आ रहे हैं NDA 1 में 14-15 से लेकर इन्फ्लेशन 5 years में 4.5%, NDA 2 में 5.7%, NDA 1 and 2 put together 5.1%. कहाँ है 8.1%? वित्त मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा से वित्त विधेयक पारित हो गया और आम बजट को मंजूरी मिल गई। शैलेंद्र मिश्र, ऋषि कुमार और अमरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केरल के वायनाड में राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन खराब मौसम उसमें रुकावटें भी डाल रहा है। और इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस केरल पहुंच गए हैं। डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार केरल को हर संभव मदद कर रही है। आपदा की इस घड़ी में पूरा देश केरल के लोगों के साथ है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल इस समय हमारे साथ हैं, जो खुद केरल पहुंचे हैं, वायनाड भी पहुंच रहे हैं। एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की जो जान है वो चली गई है। अभी सर करंट सिचुएशन क्या है वायनाड की? सर हम सब हाथ जोड़ के इस हादसे से उभरेंगे। भारत को उसका आंतरिक शक्ति है, ये शक्ति पहचानना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो कुछ करना है वो सब करेंगे, हम लोगों के साथ है। आपको लगता है कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको हेल्प हो सके? There are 4 stages to tackle any calamity. One is preparation for action, action, winding up. Before that, there is intelligence. At all these stages, we have to take care. It is stated that accidents are not accidental. There is a human factor behind it. This is not the time to analyze this. This is the time to act. Everybody should come together. आपने रक्षा मंत्री से भी बात की, प्रधानमंत्री से भी बात की। प्रधानमंत्री ने क्या बोला जब आपने बात करी? Every action is being taken and we will turn no stone unturned in tackling this issue in the best possible manner. थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, जो बता रहे थे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी हर संभव मदद होगी वो केरल पहुंचाई जाएगी। और इस समय सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि वहां रेस्क्यू चलाया जाए और जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, केरल। और बात करते हैं दिल्ली कोचिंग हादसे की। तो इस हादसे में 3 छात्रों की मौत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इसमें हादसे की जांच के लिए पैनल गठित करने के साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। उधर धरने पर बैठे छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का कहना है कि जब तक दिल्ली सरकार के अधिकारी, मेयर, निगम आयुक्त, विधायक, जल बोर्ड के अधिकारी उनके पास मिलने नहीं आते हैं, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। छात्रों की मांग है कि यहाँ पर छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है उसे बदला जाना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हों। इस बीच दिल्ली पुलिस यहाँ पर हर रोज प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात कर रही है। कल उपराज्यपाल ने भी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। राजेंद्र नगर में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम उनसे रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करते रहते हैं। हमारे सारे ऑफिसर्स भी रोज उनसे एंगेज कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, हमारा कोशिश रहता है कि उनको एंगेज करें, पीसफुल रखें और उनके जो भावनाएं हैं उनको हम समझें, उनके इश्यूज़ को हम आगे बाकी एजेंसी, अगर हमारे से रिलेटेड नहीं है बाकी एजेंसी से है तो उन तक पहुंचाएं। ऑनरेबल एलजी सर ने एक मीटिंग लेकर कुछ डेलीगेट्स को बुलाया था। वो डेलीगेट्स उस मीटिंग से वापस आए तो वो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मौजूद थे उनको उन्होंने ब्रीफ किया कि उस मीटिंग में क्या हुआ है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो जो मेन पर्पस जिसके लिए यहाँ पर आए हैं उस पर फोकस करें और जिस सिस्टम का पार्ट बनने के लिए वो इतना मेहनत कर रहे हैं उस सिस्टम पे थोड़ा भरोसा रखें, क्योंकि हाईएस्ट लेवल पे जब उनको अटेंशन मिल रहा है तो जरूर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ऑल राजेंद्र नगर की एक कोचिंग में हुए हादसे के बाद दिल्ली के कई कोचिंग सेंटर्स पर ताला लग गया है। इस लिस्ट में विकास दिव्यकीर्ति का कोचिंग सेंटर भी शामिल है। घटना के 3 दिन बाद विकास दिव्यकीर्ति की हादसे पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने माना कि चूक हुई है। ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है। मैं ये खुल के मानता हूँ कि इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है।
हमारी भी बनती है। इसको रेक्टिफाई करना सभी इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है। मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी बहुत खुल के निभाने को तैयार भी हूँ, तत्पर भी हूँ। और मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ कि किसी भी सूरत में जो चीज़ें अलाउड नहीं है दिल्ली में, वो हम नहीं करेंगे। और चाहे हमें दिल्ली छोड़नी पड़े, चाहे कहीं और जाना पड़े, जो भी अप्रूव्ड बिल्डिंग्स होंगी हम वहीं काम करेंगे। और देश के कई हिस्सों में बारिश से गंभीर हालात बने हुए हैं। गुजरात में पिछले 10 दिनों से जारी बारिश से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने राज्य में आज भारी वर्षा की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के बाद अब मध्य गुजरात के वडोदरा और अहमदाबाद जिलों में भी भारी वर्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश से जो है गुजरात के कई एक हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और उत्तराखंड में आज से अगले 2 दिन के लिए सभी जिलों में हल्की से भारी वर्षा की चेतावनी है। मौसम विभाग ने टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपील की गई है कि लोग इस दौरान सावधानी बरतें और सतर्क रहें। वहीं देहरादून आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से संबंधित जिलाधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर आज देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में स्कूल बंद रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर कानून को और सख्त बना दिया है। कल विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित हो गया। इसके जरिए 2021 के धर्म परिवर्तन से संबंधित कानून में संशोधन किया गया है। दरअसल सरकार का मानना है कि मौजूदा कानून के प्रावधान पर्याप्त नहीं थे। संशोधित कानून में लव जिहाद का अपराध सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है और कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। आजीवन कारावास, भारी जुर्माना और बमुश्किल जमानत। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने वाले कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। संशोधित कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी महिला, नाबालिग या किसी को धर्म परिवर्तन के इरादे से धमकाता है, हमला करता है, शादी करता है या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए साजिश रचता है या उसकी तस्करी करता है तो अपराध अत्यंत गंभीर श्रेणी में आएगा और ऐसे मामलों में 20 साल कैद से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अब कोई भी व्यक्ति इस कानून के उल्लंघन पर पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है, जबकि 2021 के कानून के तहत केवल पीड़ित व्यक्ति या उसके रिश्तेदार ही धर्म परिवर्तन के मामले में FIR दर्ज करा सकते थे। आज का दिन उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसी बेटियों और उनके माता पिता के लिए एक बहुत सुखद खबर बन करके आया है। उनके माता पिता के हृदय की पीड़ा की वेदना की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, जिनकी बच्चियां, जिनकी बेटियां इन प्रकरणों में फंसती हैं और किस प्रकार की दुर्दशा का शिकार पूरा परिवार सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से वो होता है। और हिम्मत नहीं होगी किसी भी ऐसे व्यक्ति की, जिस प्रकार के प्रावधानों का इसमें उल्लेख है, हिम्मत नहीं होगी, साहस नहीं होगी, जिस प्रकार के कठोर इसमें दंड का प्रावधान किया है। किशोर, दिव्यांग या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, महिला, SC/ST समुदाय से संबंधित व्यक्ति का विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल से 14 साल तक की कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 7 से 14 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि विदेशी या अवैध संगठन से फंडिंग का इस्तेमाल कर धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। न्यायालय के पास आरोपी द्वारा पीड़ित को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिलाने की शक्ति भी होगी। संशोधित कानून में ऐसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं जो जमानत को और अधिक कठिन बना देंगे। इसके लिए 2021 के कानून की धारा 7 का विस्तार किया गया है। इसके मुताबिक इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती बना दिए गए हैं और सत्र न्यायालय द्वारा ही विचारणीय होंगे। रामेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में करीब 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आया है। ये मामला संज्ञान में आने के बाद रायबरेली जनपद में हड़कंप मच गया है। इस मामले में जीशान और ग्राम विकास अधिकारी विकास यादव को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। रायबरेली के सलोन में तकरीबन 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी होते हैं और इसके बाद जब गांव में पता चलता है कि उस नाम का कोई व्यक्ति वहां है ही नहीं, आखिर कौन वो लोग थे जो लोगों ने ये जन्म प्रमाण पत्र बनवाए, किस तरीके से ये मामला आपकी नज़र में आया और किस तरीके से ये जो जीसान था इसके तार कहां तक फैले हुए हैं? इसका सबसे पहले मामला हम लोगों को जो है लोकल व्हाट्सएप ग्रुप पत्रकारों के से एक नाम पालीपुर ग्राम सभा का जो है यूसुफ उफ पुत्र जाकिर करके आया है। उसकी जांच पड़ताल की गई तो 1978 का उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया जो बांग्लादेश का रहने वाला है। इसकी फिर जानकारी हम लोगों ने तह तक इसके इस मामले को प्रकरण की जानकारी की तो ये संख्या 50 से 60 हज़ार से अधिक सलोन विकासखंड में हर ग्राम सभाओं में बढ़ाए गए हैं नाम फर्जी तरीके से। जो ये मामला है जहां पर विजय यादव थे, ये पूरा मामला प्रकरण क्या है और इस मामले में जो जिसान है जन सुविधा केंद्र का संचालक, इसको आप कैसे देखते हैं मामले को? विजय सिंह यादव जो ग्राम पंचायत अधिकारी था वो जीसान खान के यहाँ पे रहता था और जीसान खान उसकी आईडी को लेकर फर्जी तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों की फर्जी जन्म प्रमाण पत्र अपने जन सेवा केंद्र से जारी किया करता था। हमारे लोगों की मांग है, स्थानीय लोगों की भी मांग है कि ऐसे लोगों को देश के साथ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के ऊपर एनएसए जैसी कार्रवाई हो और इन्हें जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप भी सलोन से हैं, क्या मामला आया आपकी नज़र में? देखिए ये मामला जो आया है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का है और इसमें चूंकि ये यहाँ की डेमोग्राफी बदलने का पूरा प्लान किया गया था। इससे कनेक्शन कहीं ना कहीं पीएफआई या देश विरोधी तत्वों में शामिल हैं। इस पूरे मामले में एक बड़ी जांच होनी चाहिए और जिसमें सारी तस्वीर खुल के सामने आनी चाहिए। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, सलोन। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें इजराइल ने बेरूत हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फुआद शुक्र को मारने का दावा किया है। इस हमले में 3 नागरिकों की भी मौत हुई है। हिजबुल्लाह की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इजरायली सेना का निशाना गोलान हाइट्स में हमला करके 12 बच्चों को मारने वाला हिजबुल्लाह का कमांडर फुआद शुक्र उर्फ सैयद मोहसन था। इजराइल ने 12 मासूमों का बदला लेने के लिए लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने गोलान हमले में शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन कहा है कि समूह ने गोलान हाइट्स में एक सैन्य लक्ष्य पर रॉकेट दागे हैं। और बात करें खेलों की तो भारत ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले को सुपर ओवर में अपने नाम कर लिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप करते हुए सीरीज को 3-0 से जीत लिया है। गौतम गंभीर की कोचिंग में ये भारत की पहली सीरीज जीत है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 137 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 137 रन बनाए। इस तरह ये मुकाबला टाई हो गया और सुपर ओवर में पहुंच गया। सुपर ओवर में वाशिंगटन सुंदर की शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 रन पर श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दिया। इस तरह सुपर ओवर में मिले 3 रन के लक्ष्य को भारत ने सूर्य कुमार यादव के चौके की मदद से हासिल कर लिया। वाशिंगटन सुंदर प्लेयर ऑफ द मैच और कप्तान सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। और आइए अब खबर देखेंगे पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई। तो पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में जीत हासिल करने के इरादे से उतरेंगे। निशानेबाजी में महिलाओं की ट्रैप क्वालिफिकेशन में भारत की श्रेयसी सिंह और राजेश्वरी कुमारी फाइनल में स्थान बनाने का प्रयास करेंगी। अगर वो फाइनल में पहुंचने में सफल रहती हैं तो उन्हें आज ही पदक के लिए खेलना होगा। निशानेबाजी में ही 50 मीटर राइफल ट्री पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह और स्वप्निल गुसाले क्वालिफिकेशन राउंड में हिस्सा लेंगे। बैडमिंटन में 2 बार की पदक विजेता पीवी सिंधु अपना दूसरा ग्रुप मुकाबला खेलने के लिए कोर्ट पर उतरेंगी। सिंधु का सामना एस्टोनिया की क्रिस्टिन कोबा से दोपहर 12:50 में होगा।
बैडमिंटन में ही भारत के लक्ष्य सेन पुरुष एकल में ग्रुप मुकाबला खेलने के लिए उतरेंगे। लक्ष्य का सामना दोपहर 1:40 पर इंडोनेशिया के लियोनार्ड्स जोनाथन क्रिस्टी से होगा। देर रात पुरुष एकल में एच एस प्रणॉय अपना दूसरा ग्रुप मुकाबला खेलने के लिए उतरेंगे। प्रणॉय का सामना वियतनाम के शटलर से होगा। महिला मुक्केबाजी में टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीन बोरगोहेन अंतिम 16 के मुकाबले के लिए रिंग में उतरेंगी। 75 किलोग्राम कैटेगरी में लवलीना का सामना नॉर्वे की सुनिव हॉफस्टेड से होगा। घुड़सवारी में हिस्सा ले रहे एकमात्र भारतीय घुड़सवार अनूप अग्रवाल आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। 24 वर्षीय अनूप व्यक्तिगत ड्रेस स्पर्धा के दौर में हिस्सा लेंगे। टेबल टेनिस में अंतिम 16 में पहुंचकर इतिहास रचने वाली मनिका बत्रा क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाने के इरादे से उतरेंगी। वो ओलंपिक में अंतिम 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस के महिला एकल में भारत के धीजा कुलार राउंड ऑफ 32 का मुकाबला खेलने उतरेंगे। उनके सामने सिंगापुर की जेंग जियान की चुनौती होगी। ये मुकाबला दोपहर 2:30 पर खेला जाएगा। तीरंदाजी में व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में दीपिका कुमारी अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। अगर वो जीतने में सफल रहती हैं तो आज ही उन्हें अगले दौर का मुकाबला भी खेलना होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे नया सवेरा। अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार।